स्टूडेंट्स क्लास 10 सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हमने। चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक या इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर में हमने देखा था दैट 1848 में फ्रेडरिक रॉसी नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने की आइडिया ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में और बाकी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लेकर आए थे। उन्होंने बताया था, उन्होंने एक पिक्चर डिपिक्ट किया था जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने अमेरिका एंड यूरोप के जो लोग कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो सभी फ्रीडम स्ट्रगल में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं वो उन्होंने बताया था। उस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा, पूरा डिटेल स्टडी हमने किया। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक व्हिच इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे दैट किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखते हुए जो यूरोप कॉन्टिनेंट के लोग थे उन्होंने उनके माइंड में आइडिया आया कि हम भी अपने कंट्री को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डिटेल स्टडी हमने 9th क्लास में किया था। तो इस चैप्टर में हम डील करेंगे उसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कंसेप्ट के साथ में और फिर उसके बाद में किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में आगे बढ़ा नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप के लोगों में आई वो हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। The French Revolution and the idea of nation. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitution the nation and shape its destiny. तो स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म की जो पहली फीलिंग थी वो आई 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। हम सबको पता है कि फ्रांस जो है वो 1789 के आसपास एब्सोल्यूट मोनार्क में था, यानी कि मोनार्की रूल चलता था वहाँ पर। जो भी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए उन सब की वजह से फ्रेंच सिटीजन्स को मोनार्की से कन्वर्ट होकर फ्रेंच सिटीज़न बनने का मौका मिला, यानी कि अपनी नागरिकता को उन लोगों ने क्लेम किया, अपने सिटीज़नशिप को क्लेम करने का मौका मिला। तो जो रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसकी वजह से लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अपने देश का भविष्य उन लोगों ने निर्माण किया, यानी अपने देश की डेस्टिनी को उन लोगों ने निर्माण किया। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। द आइडिया ऑफ ला पैट्रा यानी फादरलैंड एंड ला सिटिजन यानी सिटीजन emphasized the notion of a unified community enjoying equal rights under the constitution. स्टार्टिंग से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बराबर का अधिकार जो चल रहा था उसकी बात सामने आई। उस समय देशभक्ति लोगों के दिमाग में थी, यानी कि फादरलैंड यानी अपने देश की ज़मीन और अपने सिटीज़न यानी कि उनके खुद के नागरिक होने की बात उन लोगों ने सामने लाई थी और साथ साथ में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए ऐसी बात कही थी। A new French flag, the tricolor, was chosen to replace the formal royal standard. पहले जो राजा का रूल चलता था, शासन चलता था, उसको हटाकर लोगों ने फ्रांस का नया फ्लैग बनाया। जो फ्रेंच फ्लैग था वो ट्राइकलर था, उसको चूज़ किया लोगों ने। The State General was elected by a body of active citizens and renamed the National Assembly. जो स्टेट जनरल था उसको चुना गया और नेशनल असेंबली का नाम भी नया रखा गया। नए तरीके के जो देशभक्ति गीत थे वो कंपोज किए गए, ओथ ली गई यानी कि शपथ ली गई, लोगों को अपने देश के नाम की शपथ दिलाई गई उस समय। और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो सामने आया, जो कि सारे लोगों के लिए एक जैसे लॉ उन लोगों उसमें बनाए गए थे। Internal custom duties and dues were abolished and a uniform system of weight and measure was adopted. उन लोगों ने क्या किया, इंटरनल जो कस्टम ड्यूटी थी
और ड्यू थे उनको हटा दिया, और एक जैसे वेट यानी मेजर जो था, नाप, वो अपना लिए। रीजनल डायलेक्ट्स were discouraged and French as it was spoken and written in Parsi became the common language of nation. अलग अलग भाषाओं को हटाया गया, यानी अलग अलग प्रांतीय भाषाएं जो चलती थी, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज चलती थी, उनको हटा के फ्रेंच को उन लोगों ने एक कॉमन लैंग्वेज अपना दी थी। The revolutionaries further declared that it was the mission and destiny of French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help other people of Europe to become nation. फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज़ ने ये डिक्लेयर किया कि उनका मिशन है कि फ्रांस को वो लोग एक यूरोप के जो डेपोटिज्म है उससे हटा देंगे, लिबरल कर देंगे, यानी कि वो लोगों ने बोला कि एक अच्छा देश हम बनाकर सामने लाएंगे। When the news of event in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. जब ये न्यूज़ फैलने लगी तब जो मिडिल क्लास के लोग थे उन सभी ने जैकोबिन क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया। Their activities and campaigns prepared the way for the France armies, which motivated into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. 1790s के आसपास उनकी जो एक्टिविटी थी, वो प्रचार प्रसार के तरीके थे, वो आगे बढ़ते रहे। बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड सब और कुछ इटली के हिस्सों में भी पहुंच गया। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन वार्स द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे फ्रेंच आर्मी जो थी वो नेशनलिज्म का आइडिया आगे बढ़ाने लग गई थी। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट कम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग many of the reforms that he had already introduced in France. अब जितनी टेरिटरी नेपोलियन के कंट्रोल में आ रही थी उतने उसने फ्रांस में रिफॉर्म्स स्टार्ट कर दिए थे। थ्रू a return of monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. हालांकि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था, मगर फिर भी उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने बहुत सारे ऐसे सिद्धांत बनाए थे जिससे कि पूरा सिस्टम अच्छा बन गया था, यानी इफ़िशिएंट और रैशनल बन गया था। द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नोन एज द नेपोलिक कोड, डिड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। 1804 में उसने एक नेपोलिक कोड बनाया था। उस नेपोलिक कोड के अंडर में सभी तरीके के प्रिविलेजेस यानी सभी तरीके की जो प्राथमिकताएं दी जाती थी, बर्थ से ही जो प्राथमिकताएं मिलती थी वो हटा दी गई। उसके बाद में उसने कानून की नज़रों में सबको बराबर कर दिया और राइट टू प्रॉपर्टी सभी को दे दिया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन ऑफ अंडर फ्रेंच कंट्रोल। ये पूरा फ्रेंच जहाँ पर कंट्रोल आता था वहाँ तक ये पूरा लॉ या ये पूरा कोड जो था वो इस्टेब्लिश किया गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नेपोलियनिक कोड वाला, कई बार आया है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। नेपोलियनिक कोड जो था ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एबॉलिश्ड द फ्यूडरल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सेफ्ट्रम एंड मॉनेटरियल ड्यूज। डच रिपब्लिक में भी यानी स्विट्ज़रलैंड में, इटली में, जर्मनी में नेपोलियन ने जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था उसको सिंपल कर दिया, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, किसानों को फ्री करा सब तरीके के ड्यूज से, यानी कि उसने अच्छे काम किए। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, शहरों में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के सिस्टम को अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया गया। पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम, सभी लोगों को फ्रीडम मिल गई थी और सभी लोग अच्छे तरीके से अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे।
Businessmen and small-scale producer of goods in particular began to realize that common laws, standardized weights and measures, and common nation currency would facilitate the movement of and exchange of goods and capital from one region to another. अब जो बिजनेसमैन थे या जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे उनको लगा कि भाई जब एक जैसे लॉ बन गए हैं, एक जैसा वेट हो गया है, तो सभी जगह पर जो सामान का लेना देना हो रहा है, जो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, उसमें फ़ायदा पहुंचने वाला है, ऐसा बिजनेसमैन का मानना था. However, in the areas conquered, the reaction of local population to the French was mixed. अब कुछ जगहों पर जो फ्रेंच रूल के नए लॉ बन रहे थे उसमें मिक्स रिएक्शन मिल रहा था. Initially in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, and the French armies were welcomed as harbingers of liberty. कुछ शहरों में या कुछ जगहों पर जो आर्मी थी उनको बहुत दिल खोल के लोगों ने स्वागत किया. But the initial enthusiasm soon turned into hostility as it became clear that new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. पर ये जो लोगों की खुशी थी, ये खुशी थोड़े समय के लिए थी. जब तक लोगों को पता लगा कि नया जो सिस्टम आ रहा है वो सिस्टम पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ नहीं चलेगा, तब लोगों ने क्या किया, अपनी जो उनको अच्छा लग रहा था, जो उनकी खुशी थी, वो खुशी कम हो गई. Increased taxation, censorship, forced conscription into French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of administrative changes. टैक्स बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप लगा दी गई, ज़बरदस्ती लोगों को फ्रांस की आर्मी में भर्ती कराया गया. तो ये सब चीज़ों से जो लोग थे वो लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हो गए थे. I hope this topic is clear to all the students.